हेलो स्टूडेंट्स, इट्स दर्शिका द्विवेदी हेयर फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़ोरदार रिवीजन सेशन जो आपका MGKVP सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका अभी दिसंबर में एग्जाम्स हैं, उनके लिए मैं लेके आई हूँ ऑडिट सब्जेक्ट का। ये 4 पार्ट्स में मैं कंप्लीट करूंगी पर डे पर 1 यूनिट। आई विल कंप्लीट लाइक दिस, ठीक है। और बाकी भी जो बच्चे इन क्या कहते हैं वीडियोस को देख रहे हैं और आप बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब किसी भी ईयर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, हम आप लोगों के लिए भी ऐसे रिवीजन सेशन ला सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और हो सके तो उसका सिलेबस भी मेंशन कर दीजिए, तो हम आपके लिए भी ये रिविजन सेशंस लेके आ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एनरोल होना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत शानदार पैकेज हम लेके आए हैं जो कि है 2500 पर ईयर सब्सक्रिप्शन। यानी अगर आपके यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है तो उस ईयर के दोनों सेमेस्टर्स कवर होंगे और पर ईयर एग्जाम होता है, ईयरली बेसिस पे एग्जाम होता है, तो वो ईयरली एग्जाम हम कवर कराएंगे, वो भी मात्र 2500 में। इतने बेयर मिनिमम प्राइस पे आपको हमारे यहाँ की कोचिंग्स अवेलेबल कराई जाएंगी जो कि ऑल ओवर इंडिया आपको मिलना संभव नहीं है। अब यहाँ पे हम इस 2500 में आपको फैसिलिटीज क्या क्या देते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देते हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जो ऑफलाइन आके करना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, ये नोट्स हमारे ऐप पे रहते हैं, ठीक है। तो आप उन नोट्स से भी आराम से मैटर, अगर आपने परचेज नहीं करना, आपको बुक्स नहीं परचेज करनी है, तो आपका हमारा मैटर जो होता है वो भी मोर देन सफिशिएंट है जिससे कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से एनरोल कराइए अपने आप को, और 2500 में हमारा जो शानदार पैकेज मिल रहा है आपको बीकॉम की स्टडीज के लिए, उसको आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हमारी जो क्लासेस ये रिविजन वाली देख रहे हैं, इसको आप जितने भी अपने ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे रिवीजन सेशंस और भी लेके आए, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पे जाके इस जो क्लास चलेगी इसके जो नोट्स हैं वो हमारे ऐप पे मेंशन्ड हैं। आप हमारे ऐप को लॉगिन करिए, हमारा ऐप है, आपको जस्ट प्ले स्टोर पे जाना है, लीला एजुकेशन सेंटर टाइप करना है, ऐप डाउनलोड करना है और ऐप में आपको बीकॉम नाम से, आप जिस भी ईयर में हैं उस ईयर के नाम से आप वहां पे जाएंगे और वहां पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है एंड लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। फटाफट से आज का ऑडिट का सेशन हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो अगर हम ऑडिट पे आए तो ऑडिट का यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले मीनिंग से, ऑब्वियसली मीनिंग से स्टार्ट होगा कि मीनिंग क्या है हमारे ऑडिट की, ठीक है। तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ऑडिट है कहां से, आया कहां से है? इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑडायर, और ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, यानी सुनना। तो पहले के जमाने में ऑडिट का मतलब ही ये होता था, जो भी काम हुआ है वो एक बंदा नरेट करता था पब्लिक के आगे कि इस यहाँ पे ये बिजनेस है, इसमें काम क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो इन पब्लिक उसको खड़ा कर दिया जाता था और वो लोगों को सुनाता था। दैट वाज ऑडायर, और वहां से ही निकल के आया है आपका ऑडिट, ठीक है। अब ऑडिटर करता क्या है, ठीक है, ऑडिट के काम में उसे करना क्या होता है एक ऑडिटर को? तो ऑडिटर हैज टू एग्जामिन the accounting records on the basis of information supplied to him, ठीक है। उसको एग्जामिन करने होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किस बेसिस पे एग्जामिन करेगा? उस बेसिस पे एग्जामिन करेगा कि
जो इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल कराई गई है, जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट की हैं, उसके हिसाब से वो एग्जामिन करता है और फिर क्या करता है, एग्जामिनेशन के बाद अपना ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब एकदम सही सही जो उसे समझ में आ रहा है वो प्रेजेंट करता है, अपने व्यूज प्रेजेंट करता है कि उसमें हुआ क्या है, ठीक है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ क्या है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है और उसके बाद वो सर्टिफाई करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट दे आर फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड। यानी एक हमारा इंपॉर्टेंट काम हो गया सर्टिफिकेशन देना, एक ऑडिटर को सर्टिफाई करना कि जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने देखे हैं वो फ्री हैं। किस चीज से फ्री हैं? फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड, यानी कोई गलतियां नहीं है और फ्रॉड नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं, क्या 100% एरर फ्री और फ्रॉड भी नहीं होगा? मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100% आई एम श्योर, अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किए हैं तो क्या ये कह सकते हैं कि एक भी एरर नहीं मिलेगा और एकदम भी फ्रॉड नहीं मिलेगा? नहीं, ड्यू डिलिजेंस लगाता है, अपनी पूरी मेहनत लगाता है, उसके हिसाब से अब उसमें एरर फ्री है और फ्रॉड फ्री है। पर बाय चांस उसने सब चीज करी थी और उसके बाद भी एरर और फ्रॉड मिल जाता है तो वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर उसने ड्यू डिलिजेंस लगाया है तो यानी प्रॉपर देखरेख की है, प्रॉपरली अपने अकाउंट्स ऑडिट किए हैं, तो वो उस चीज से फ्री हो जाता है। बट अगर उसने केयरलेसनेस की है, यानी कुछ हम कहें नेग्लिजेंस बरता है, कुछ केयरलेसनेस की है, यानी प्रॉपरली काम नहीं किया है और उसके बाद कुछ एरर और फ्रॉड मिलता है तो वो सीधे सीधे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नाउ एग्जामिनिंग एंड सबमिटिंग द रिपोर्ट कम्स विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर और उसी को हम ऑडिटिंग कहते हैं। यानी हमने एग्जामिन किया, हमने रिपोर्ट सबमिट करी। जब हमने एग्जामिन किया और रिपोर्ट सबमिट करी विद इन आवर स्कोप, मतलब ऑडिटर का स्कोप डिजाइन होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी मेरा जो दायरा है, ऑडिटर का जो दायरा है उसके अकॉर्डिंग जो स्कोप डिजाइन है उसके अंतर्गत वो क्या करेगा, अपनी ऑडिट करेगा और उसके बाद जब सर्टिफाई कर देता है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी प्रोसेस को हम ऑडिटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए ऑडिटिंग हम कराते हैं, ठीक। ये आपका सेकेंड टॉपिक ऑफ सिलेबस अगर हम जाएं MGKVP सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग पे आए तो सबसे पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? प्रमोटिंग एफिशिएंसी। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर हुए हैं उसमें ये चेक करना होता है, पहला ही ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं वो ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स है या जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंतर्गत एक बिजनेस है, तो हमें अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है तो यानी कंपनी लॉ हमें कुछ ना कुछ कहता होगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट में हमारे चीजें मेंशन्ड होंगी कि इसके अकॉर्डिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होनी चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हम बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, तो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस अगर कंपनी है, ठीक है, तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हैं या नहीं है। हम इंश्योरेंस हैं, हमारा बिजनेस इंश्योरेंस का है, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होने चाहिए। यानी एफिशिएंसी देखता है कि आप जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, यानी जिस तरीके का आपका बिजनेस है, जिस फॉर्म का आपका बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। फिर आते हैं प्रमोटिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी प्रमोट करता है, एक्यूरेसी इन द सेंस चेक करता है कि जो भी काम हुआ है वो प्रॉपर वे में हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉपर वे इन द सेंस कि जो काम जिस सीक्वेंस में होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना था उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्यूरेसी चेक करता है कि आपने पिछली बार जो प्रिंसिपल्स यूज किए थे उसके अकॉर्डिंग इस बार भी वही प्रिंसिपल्स, ऐसा तो नहीं हर बार हम डेविएट कर रहे हैं,
हर बार हम कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूएशन का तरीका हम कुछ और लगा दे रहे हैं, जो प्रिंसिपल बोल रहे हैं हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीजों को भी चेक करता है। फिर आते हैं सेकेंडरी पे। अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी में फर्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ एरर। आपके एरर्स जितने भी हुए हैं उनको डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे यहाँ पे अगर हम ऑडिट करा रहे हैं तो हम ऑडिट क्यों करा रहे हैं? हम ऑडिट इसलिए करा रहे हैं कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर हैं तो ऑडिटर जो है वो डिस्क्लोज कर देगा, यानी वो हमारे सामने उन एरर्स को रख देगा। अब एरर्स कौन कौन से? जैसे क्लेरिकल एरर, ठीक है। क्लेरिकल एरर में दो तरीके के एरर होते हैं, आपका एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। क्लेरिकल एरर मतलब जो बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उससे खुद की गलती हो जाए, खुद से उसकी मतलब उसने गलती कर दी, ठीक है, तो वो हो गए क्लेरिकल नेचर के एरर्स। अब उसमें होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन, यानी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड तो किया बट गलत अमाउंट से कर दिया, या पार्टी का नाम आपने गलत लिख दिया, तो वो हुआ एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर कौन से होते हैं? यानी फॉर एग्जाम्पल आपने राम की जगह, राम के 5,000 रुपए थे, आपने वो श्याम के नाम 5,000 कर दिए, ठीक है। तो ये 5,000 का डिफरेंस जो है मतलब कॉम्पनसेट कर दिया आपने, राम की जगह श्याम का नाम लिख दिया, बस आपसे ये गलती हो गई, यानी कॉम्पनसेट हो गया, ठीक है। एक मिस्टेक दूसरे से कॉम्पनसेट हो जाए तो वो हम कॉम्पनसेटिंग एरर कहते हैं, ठीक है। तो उनको भी फाइंड आउट करना काफी मुश्किल होता है। फिर आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपने प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया, कैपिटल को रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल में चार्ज कर दिया। तो ये सारे एरर्स आप क्लास 11th में अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। तो वही एरर्स को फाइंड आउट करना कौन करता है? ये ऑडिटर का, एक ऑडिटिंग कराने का एक मेन सोल मोटो होता है कि हाँ, हमारा जितने भी मिस्टेक्स हो रही हैं वो जल्दी से जल्दी सामने आ जाएं, ठीक है। फिर आते हैं डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड। एरर, गलतियां, फ्रॉड मतलब जानबूझ करके की गई चीजें, ठीक। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर अगर एरर हुआ है तो आप बच सकते हैं, फ्रॉड किया है तो आप बच नहीं सकते हैं, इसके रिपलकेशंस ज्यादा सीवियर होते हैं, ठीक है। फ्रॉड में मिसयूज ऑफ कैश, ठीक है, हमने कैश का मिसयूज करने की कोशिश की है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुड्स, हमारे यहाँ पे स्टॉक में गुड्स पड़े हैं, उसे हम पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, या हमारे यहाँ जो गुड्स पड़े, स्टॉक में गुड्स पड़े हैं उसे हमने सेल कर दिया और उसे हम कह सकते हैं इन कैश करा लिया, और कैश जो आया वो हमारी पॉकेट में चला गया। ऐसा कुछ हमने करने की कोशिश की, हमने गुड्स गायब कर दिए, ठीक है। ऐसी चीजें अगर कुछ हमारे यहाँ हो रही हैं तो उसका भी अगर हम कहें ऑडिटिंग हम इस पर्पस के लिए भी कराते हैं। फिर आते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम मैनिपुलेशन करा रहे हैं, ठीक है, ये हायर अथॉरिटी करा सकती है, ठीक है। आपको एक गलत पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए भी कराया जा सकता है। हम अपने आप को प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, एक्चुअली हम लॉस में हैं, इसलिए भी हम करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कराई जा रही हैं एट द बैक एंड, वो ऑडिटर का ही काम होता है। ऑडिटिंग इसी पर्पस से कराई जाती है कि वो सामने लाया जा सके, ठीक है। फिर आते हैं अवॉइडेंस ऑफ एरर। थर्ड वन इज सेकेंडरी में, थर्ड वन इज अवॉइडेंस ऑफ एरर, यानी हमने गलतियां हो रही थी, अगर ऑडिटर बता दे कि यहां पे इस एरिया में मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑडिटर बता दे कि कैश आप जहां से ले रहे हैं उसी बंदे से आप एंट्रीज मत कराइए, तो हम क्या कर सकते हैं? कैश का जो मैनिपुलेशन हो रहा है या कैश हम रख ले रहे हैं, मिसयूज हो रहा है कैश का, उसको हम रोक सकते हैं। तो हम अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज से, क्या? ऑडिटर ने जो हमें एडवाइस दी है उससे, ठीक है। फिर हम अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड अगर होने के चांसेस है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं जब हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो परमानेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ऑडिटर्स आते हैं और उन्हें चेक करते हैं,
ठीक है, हमारे यहाँ के ऑडिटर बड़े सख्त हैं और बहुत प्रॉपरली चेक करते हैं, तो बाकी जो स्टाफ हैं जो चाहते हैं कि कुछ हम फ्रॉड कर लें ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो कर पाएंगे, वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एरर और फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए भी ऑडिटिंग कराई जा सकती है, कराई जाती है, बेसिकली कराई मतलब कराते ही हैं लोग। ठीक है ना, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब हाँ, इन चीजों को, ये रिवीजन सेशन है तो इसीलिए इलैबोरेट नहीं किया है, ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, आपको इलैबोरेटिव सेशंस ज्वाइन करने हैं तो आप अगेन हमारी ऐप पे जाइए और हमारे कोर्स में एनरोल हो जाइए। ठीक है, और नहीं तो यहां तक क्विक रिवीजन हो ही रहा है आपका। फिर आते हैं क्लासेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट किन क्लासेस में बाइफिकेटेड है? फर्स्ट वन इज स्टेटरी ऑडिट, सेकेंड इज प्राइवेट ऑडिट, थर्ड इज गवर्नमेंट ऑडिट एंड फोर्थ इज इंटीग्रेटेड ऑडिट। ठीक है, इंटीग्रल ऑडिट। ना कमिंग टू फर्स्ट वन, स्टेटरी ऑडिट। स्टेटरी ऑडिट यानी कोई स्टेट्यूट होगा, कोई बॉडी होगी, ठीक है, कोई एक्ट पास हुआ होगा जिसके अंतर्गत हम आ रहे होंगे और हमारी ऑडिट हो रही होगी, जैसे कि कंपनीज, बैंक ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट एंड अदर कॉर्पोरेट एंड पब्लिक बॉडी ऑडिट। ठीक है, तो इनमें 6 हैं, स्टेटरी में 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारी, अगर हम प्राइवेट ऑडिट की बात करें तो ये सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड इंटरनल ऑडिट। ये सॉरी यहां पे नहीं आएगा। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज योर इंटीग्रल ऑडिट। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं कि क्या ये है। फर्स्ट वन इज योर कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट क्या है? देखिए, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो कंपनी ऑडिट 1913 के टाइम से मैंडेटरी हुआ कि एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना है, मैंडेटरी है। वरना उससे पहले कंपनीज के लिए ये नहीं था कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी ऑडिटर से ऑडिट कराने हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम कहें कि 2013 जब आया तो 2013 में ये मैंडेटरी हो गया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट तो होने ही चाहिए, पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे 2-3 टर्म्स है जिनको हमें समझना जरूरी है। पहला तो ऑडिटर कौन होगा? देखिए, कंपनीज के केस में एनी पर्सन जो क्वालिफाइड है, ठीक है, क्वालिफाइड। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप ICAI की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर आप होने चाहिए, यानी CA क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो आप कंपनी ऑडिट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे 1913 के बाद ये तो स्पेसिफिक हो गया कि आपको ऑडिट करानी है ना, बट 2013 के बाद ये कंपलसरी हो गया कि आपकी ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो आपका, हम कहेंगे कि आपके शेयर होल्डर्स उसे अपॉइंट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल होता है। ये माना जाता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब अपॉइंट हो रहा है तो वो जो अदर पार्टीज हैं एक्सेप्ट कंपनी, जो अदर पार्टीज बाहर के आउटसाइडर्स हैं, उनको वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर देगा कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है। ठीक है, वो होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? इंटरनल ऑडिटर वो होता है जो कंपनी के मैनेजमेंट है, जिस बंदे को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करता है और वो कंपनी की ऑडिट करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, अगर हम कहें कोर्ट ऑफ लॉ में किसको मान्य माना जाएगा, तो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सटर्नल ऑडिटर को मान्य माना जाएगा, इंटरनल ऑडिटर को मान्य नहीं माना जाएगा। वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है उस पे कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रिप है, कहीं ना कहीं उनका एम्फेसिस है,
वो कंट्रोल है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर को अपने इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। पर एक्सटर्नल ऑडिटर पे कुछ भी ऐसा कंट्रोल नहीं होता है, वो फ्री होता है, उसे जो भी व्यू देना है वो अपना व्यू फ्रीली रख सकता है। तो अगर कंपनी कुछ भी गड़बड़ कर रही है तो वो आराम से उन चीजों को प्रेजेंट कर सकता है। तो ये था आपका एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आते हैं कंपनी ऑडिट पे। कंपनी ऑडिट अगर हम कहें तो ये कंपल्सरी नहीं था प्रायर टू 1913, ठीक है, बट अब ये कंपल्सरी हो गया है। आपको कंपनी ऑडिट यानी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपल्सरी हो गया है। और अब अगर हम कहें 2013 के बाद से तो नाउ इट इज कंपल्सरी टू गेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यानी अब आपको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से यानी एक्सटर्नल ऑडिटर जिसको हम कहते हैं उससे आपको क्या कराना होगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बैंक ऑडिट। अगर हम बैंक ऑडिट करा रहे हैं तो पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि बैंक ऑडिट करा रहे हैं तो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट जो 1949 का दिया है उसके अंतर्गत हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगी। यानी जो रूल्स एंड नॉर्म्स लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगी, ठीक है। तो यहां पे हम ये कराते क्यों हैं, है ना। पहली चीज तो कंपल्सरी है इसलिए कराते हैं। सेकेंड चीज कि हमें पता चल पाए, ओवरऑल पिक्चर पता चल पाए कि बैंक एक्चुअली कर क्या रहा है ना। बैंक एक्चुअली कर क्या रहा है उसकी हमें जब पिक्चर मिलेगी तो कस्टमर्स जो उसके साथ ज्वाइंट हैं, ठीक है, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहां से लोन लेते हैं, उनको पता है कि हमारे बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन चल क्या रही है, ठीक है। तो एक्चुअल पिक्चर सामने वालों जो सामने कॉमन पब्लिक है उसके सामने आ पाती है। फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम क्या कराते हैं, अपने बैंक्स की ऑडिट कराते हैं, ठीक है ना। अगर हम थर्ड चीज कि अगर हम ऑडिट करा रहे हैं तो हमें जो चांसेस हैं डी फ्रॉड के या डी ना आपके हम कैल्सिफिकेशन कह ले, मैनिपुलेशन कह ले, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मैनिपुलेशन होता है, एनपीएस का स्पेशली हम कहते हैं कि है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं कुछ होंगी और बैंक जनरली कुछ और शो करते हैं, क्योंकि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा हैं तो बैंक की गुडविल बहुत खराब है, यानी कभी भी बैंक डूब सकता है, उनके पैसे नहीं आएंगे। नीरव मोदी जैसे लोगों ने अगर कुछ बैंक से पैसा ले रखा होगा, ठीक है, एनपीएस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसको कम करने की वो कोशिश करता रहेगा। बट अगर ऑडिटर जाएगा, ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किए हैं तो वो तुरंत बता देगा भैया इतनी चीजें, इतना तो एनपीए इनके पास खड़ा हुआ है और इतना एनपीए खड़ा हुआ है यानी बैंक बहुत जल्दी डूबने वाला है। तो जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर हो जाएंगे कि अब ये बैंक जाने वाला है, जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाले, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो एक्चुअल पिक्चर सामने रखी जा सकती है। फिर आते हैं ट्रस्ट ऑडिट। अब ट्रस्ट ऑडिट क्या है? पहली चीज, ट्रस्ट इज गवर्न बाय ट्रस्ट एक्ट 1950 से गवर्न होता है, ठीक है। तो अब हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगे। अब ट्रस्ट एक्ट में आपकी डीड होती है, ट्रस्ट डीड, ठीक है। वो किस पर्पज से क्रिएट होती है? ट्रस्ट डीड में ही एक्चुअल मैनर लिखा होता है कि किस तरीके से काम होने वाला है हमारे यहाँ पे। जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, वैसे ट्रस्ट डीड होती है। तो ट्रस्ट में काम कैसे होने वाला है, क्या क्या काम होने वाले हैं, किन किन चीजों का पैसा आने वाला है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हमारे होने वाले हैं, वो सारा मोटा मोटी चीज लिखी होती है। तो आप ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग क्या करते हो, सारे एस्पेक्ट्स को असेस करते हो कि अच्छा इस हम कहें इस मद में हमें पैसा आने वाला था या हमारे खर्चे होने वाले थे वो एक्चुअली हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमारे पास डोनेशंस आ रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट हम लोगों ने उसका किया है, डोनेशन को कहाँ यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम ट्रस्ट ऑडिट करते हैं, ठीक है। और अगर हम इन जनरल लैंग्वेज कहें तो जितने भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहिए, आपके ट्रस्ट कहिए, ये मेजर सोर्स होते हैं जहां पे आपका ब्लैक का व्हाइट किया जाता है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है।
ठीक है, ये डोनेशंस उन्हीं के पास से आते हैं जिनके पास बहुत ब्लैक पड़ा है, और फिर उन्हें व्हाइट करके वापस उनके यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ट्रस्ट की तो ऑडिट करना एकदम मैंडेटरी बन जाता है, क्योंकि यहीं पे हमें चीजें काफी ज्यादा मिलती हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, जो लोग अपने स्विस बैंक में नहीं भेज पाते हैं वो यहाँ पे ब्लैक का व्हाइट कन्वर्ट करते हैं। आते हैं फिर इंश्योरेंस ऑडिट पे। तो इंश्योरेंस ऑडिट भी ऑब्वियसली कोई एक्ट होगा जिससे गवर्न हो रही होगी। तो ये है इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिससे कि एक इंश्योरेंस कंपनी कह लीजिए गवर्न होती है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपका हो सकता है फायर हो सकता है, मरीन हो सकता है, मिसलेनियस इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर प्रोविजंस मेंटेन है कि नहीं, और जिन लोगों का क्लेम्स है तो उनको प्रॉपर टाइम पे पे ऑफ किया गया है या नहीं किया गया है, इन सबको चेक करने के लिए उनका इंटरनल चेक सिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट करवाते हैं। अब ये इंटरनल चेक सिस्टम और इंटरनल ऑडिट सिस्टम एक बार हम क्लियर कर देते हैं। इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है, एक बंदे का काम जब दूसरा बंदा चेक कर रहा है या दूसरा बंदा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहां पे मान लीजिए कि कोई परचेज करता है कोई गुड्स, तो जैसे ही किसी ने परचेज किया तो हमें कैश मिला होगा। परचेज की एंट्री मतलब यानी हम सेल कर रहे हैं, सामने वाला परचेज कर रहा है, तो हमारे यहाँ सेल की एंट्री जो है वो कोई और करना चाहिए, कैश कोई और कलेक्ट करना चाहिए, सेल की एंट्री कोई और करना चाहिए। हमारे यहाँ जो स्टॉक कुछ ले रहा होगा तो स्टॉक का मेंटेनेंस हो रहा होगा, यानी स्टॉक में से हमारा सामान कम हुआ होगा तो स्टॉक कोई और मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और जो रिसिप्ट जनरेट करके दे रहा है, कैश कोई ले रहा है, कैश रिसिप्ट कोई जनरेट करके दे रहा होगा, वो कोई और बंदा करके देना चाहिए, उसी को हम कहते हैं इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है। यानी एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे से चेक हो गया। और अगर ये सारे काम एक ही बंदा कर रहा है तो यानी मैनिपुलेशन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा कर रहा है तो वो हर जगह मैनिपुलेशन कर देगा, ठीक है। बट अगर डिफरेंट पर्सन कर रहे हैं, यानी 10 लोग एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 10 लोग इन्वॉल्व हैं, तो 10 के 10 मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। आप 10 के दिमाग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि चलो गलत करो गलत करो गलत करो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना मैनिपुलेशन फॉल्सिफिकेशन के चांसेस कम होते हैं, जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा उतना फॉल्सिफिकेशन के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। फिर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 से गवर्न होती है। तो यहां पे ये ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल एड, ये वाला कंसेप्ट के बेसिस पे आपकी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं। और जब ये सोसाइटीज दूसरों की मदद करने के लिए अपनी मदद करना और दूसरों की मदद के कंसेप्ट पे चल रही हैं, तो ऑब्वियसली ये हो रहा होगा, यहाँ पे पैसे कलेक्ट हो रहे होंगे, पैसे कलेक्ट होके किसी और की मदद हो रही होगी, कहीं ना कहीं से डोनेशंस आ रहे होंगे, चीजें यानी कैश का मैनिपुलेशन यहाँ पे भी बहुत आसान है। तो बहुत आसान है तो हम क्या करा लें, हम ऑडिट करा लें, तो कैश या चीजें आपकी जो हो रही हैं उनका मैनिपुलेशन होना यानी कम होगा। डोनेशंस आए हैं, ठीक है, या कैश हमने इकट्ठा जो भी किया है वो उसी पर्पस के लिए जो हम दिखा रहे हैं उसके लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सब चीजों को चेक करने के लिए भी हम इनकी ऑडिट कराते हैं, ठीक है। नाउ अब इनकी कराता कौन है? Audit of cooperative institutions or societies are conducted by cooperative department of state government or registrar of cooperative societies, ठीक है। या तो cooperative आपके डिपार्टमेंट्स कराते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट और है ना क्या कहते हैं रजिस्ट्रार्स ऑफ है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी ऑडिट कराते हैं। अब ये ऑडिटर कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, पर any retired official of cooperative department are eligible to be appointed as auditor। रिटायर ऑफिशियल है अगर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, तो उसको भी एलिजिबल माना है
कि उसको भी एज अ ऑडिटर हम अपॉइंट कर सकते हैं, जबकि ऐसा और कहीं पे भी नहीं है। और हर जगह पे जहां पे भी है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकते, वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे जो उसके कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट के अगर रिटायर्ड ऑफिशियल भी हैं तो वो भी इसकी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कॉर्पोरेशन ऑडिट। कॉर्पोरेशन ऑडिट में, ठीक है, ये कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश कैसे की जाती हैं, पहले तो ये समझना होगा। ये एक्ट जब पास होता है पार्लियामेंट में तब जाके कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होती है, ठीक है। तो जिस एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुई है उसी में मेंशन होता है कि इनकी ऑडिट कैसे होगी, कौन करेगा इनकी ऑडिट, ठीक है। तो वो प्रॉपर नॉर्म एंड क्राइटेरिया उसमें मेंशन्ड होता है, प्रोसीजर मेंशन्ड होता है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स बन जाने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रिपोर्ट रहनी चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड होती हैं। तो आप जिस एक्ट के थ्रू पास हुआ है और कॉर्पोरेशन बना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑडिट होगी। तो यहां पे जैसे एग्जाम्पल है आपका, हम कहें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एयर कॉर्पोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो ये इनका एक्ट खुद में एक एक्ट पास है जिसके थ्रू ये बॉडी आई है एग्जिस्टेंस में, तो वो एक्ट ही प्रिस्क्राइब करता है कि इनकी ऑडिट कैसे होनी है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बी, प्राइवेट ऑडिट। अब प्राइवेट ऑडिट कौन सी होती है? जब स्टेट्यूट नहीं बोलता, कोई लॉ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि इसकी ऑडिट इसी तरीके से होनी है, तो वो आते हैं, वो सब आते हैं हमारी प्राइवेट ऑडिट में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटर ऑडिट, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर की ऑडिट, पहली चीज, क्या सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है? तो नहीं। जैसे स्टेट्यूट वाले जितने, स्टैट्यूटरी वाले जितने आए उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी है? हाँ मैंडेटरी है। बट क्या सोल प्रोप्राइटर को ऑडिट कराना मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। पर कस्टमरी हम मानते हैं, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स कैसे पे करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उसे प्रेजेंट करना पड़ता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑडिटेड, ठीक है। तो ऑडिटेड नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसीलिए कस्टमरी मानते हैं, यानी मैंडेटरी तो नहीं है पर कस्टमरी तो है, ठीक है। तो यहां पे सोल प्रोप्राइटर ऑडिट यानी जो उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं उसके हिसाब से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होंगी और वो किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो ऑडिटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं पार्टनरशिप। तो क्या पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होनी चाहिए? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता, यानी कंपलसरी नहीं है, ठीक। अब कंपलसरी नहीं है, जैसे पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बनाना, बट बनानी होती है, वैसे ही यहां पे आपकी कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं तो वो ऑडिटेड होने चाहिए, वरना वो महज कुछ पेपर्स हैं, बंडल ऑफ पेपर्स हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है वो, ठीक है। द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अब होगी किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि कोई स्टेट्यूट तो है नहीं, कोई लॉ तो बना नहीं है, तो जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगी, या म्यूचुअल कंसेंट जैसा भी म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होता है उसके अकॉर्डिंग होगी। यानी एक ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या काम करना है? स्टेटरी में तो पता चल जाता था क्योंकि लॉ बोलता था, तो वो सारी रिपोर्ट्स तो उसको देनी ही है, प्लस कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो वो देनी है। बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमें क्या काम करना है? यहाँ पे पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है उसमें मेंशन्ड होगा, या फिर आपको जो पार्टनर्स हैं आप अपनी सहमति से बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करके उनको दे देंगे, ठीक है। फिर आते हैं नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिनकी हम कहेंगे कि मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे भी कोई लॉ नहीं कहता है कि आपको इनकी ऑडिट कराना मैंडेटरी है, बट देन टू वी गेट इट ऑडिटेड, क्योंकि यहां पे भी आपके जो फी रिसिप्ट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो प्रॉपरली मेंशन्ड है कि नहीं है। आपको उनके जो भी
सब्सक्रिप्शन मिल रहा है या फी मिल रही है वो प्रॉपर पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने ही होंगे। ठीक है, तो यहां पे भी आपको मैंडेटरी नहीं है, फिर से हम कहेंगे, पर कराने होते हैं। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट, अब गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है? जब गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट होती है, ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनीज क्या हुई, यानी 51% की जब आपकी होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्शली बाय स्टेट पार्शली बाय सेंट्रल अगर कंट्रोल है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिट कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट किसके थ्रू कराती है? कैग के थ्रू कराती है। अब कैग क्या है मैम? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग के थ्रू हमारी ऑडिट होती है, यानी एक ग्रुप होता है जिसमें वेरियस ऑडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं ऑब्वियसली, है ना, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज के। ठीक है, और रिपोर्ट कहां प्रेजेंट होती है? रिपोर्ट ये फिर आपकी, ये आपका सेंट्रली गवर्नड है तो वहां पर रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, स्टेट से गवर्नड है तो वहां पर रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। मतलब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को वो उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सारा असेस करके रिपोर्ट्स जनरेट करके उनको प्रेजेंट करना। ठीक है, तो कैग करती है इनकी ऑडिट। फिर आते हैं इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट क्या होती है? इंटरनल ऑडिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। तो इंटरनल ऑडिट वो होती है जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करा रहे हो, इंटरनली करा रहे हो, यानी आपके जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट टीम है, उन्हीं ने किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया है और उन्हीं ने बोला है कि इन एरियाज की ऑडिट करो। जब एक्सटर्नल वाला आएगा, यानी बाहर का ऑडिटर आएगा, वो आएगा और वो ऑडिट करेगा, वो तो सही है, पर वो आएगा तब तक हमारी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए। तो वो प्रॉपर होंगे कैसे? तो वो करने के लिए इंटरनल ऑडिटर हम अपॉइंट कर लेते हैं और इंटरनल ऑडिटर के थ्रू हम सारी चीजें मेंटेन करके रखते हैं ताकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर आए उसको बहुत कम एरर मिले, बहुत कम फ्रॉड मिले। ठीक है, तो हर चीज पहले से हम प्रॉपर करके रखें ताकि क्या हो कि बाहर वाले आए तो उनको हमारे यहाँ की गड़बड़ी ना मिले, क्योंकि बाहर वाले आके चेक करेंगे तो वो इन पब्लिक बता देंगे ये चीज, और इंटरनल वाला अगर चेक करेगा तो वो इन पब्लिक नहीं बताएगा, वो सीधे हमें बताएगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है तो आपके पहले इंटरनल इन्विजिलेटर्स होते हैं। ठीक है, यानी आपके टीचर्स को ही इन्विजिलेटर्स टाइप कुछ बना दिया जाता है जो आके आपके प्रोजेक्ट को देख के जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो वो आपको बता के जाएंगे, इसको सही कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ठीक है, फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल वाले, ठीक, जो आपको उसके बिहाफ पे मार्क्स दे देंगे, आपको बताएंगे भी नहीं कि यहां गड़बड़ी है, ये सही है या कौन फर्स्ट है सेकंड है, वो सीधे बाद में अनाउंस होता है और इन कॉमन अनाउंस होता है। तो वैसे ही इंटरनल ऑडिटर जो है आपके वो टीचर्स की तरह है, जो गड़बड़ी है तो वो मैनेजमेंट को बता देता है बेटा कि ऐसे सही कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बट जब एक्सटर्नल वाला आता है, ठीक है, तो वो उन गलतियों को देखा अगर उसने तो वो इन पब्लिक ही रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देगा, और रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा तो अगर ज्यादा ही गड़बड़ी है तो आपके स्कूल की जैसे इमेज डाउन होती है वैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डाउन हो जाएगी आपके शेयर होल्डर्स के सामने, या ठीक है, पब्लिक के सामने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन, क्या ये कंपलसरी है? तो नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम बना रहे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर बना रहे, इसलिए हम इसे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट में हम देखते हैं, ये एक चार्ट है, ठीक, बट हम एक एक करके समझते जाते हैं अब इन ऑडिट्स को। तो इसमें अगर टाइप्स में आते हैं तो सबसे पहले है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट क्या होती है?
कॉन्टिन्यूस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हर समय चलती रहने वाली। तो जो हर समय चलती रहने वाली है यानी थ्रू आउट द ईयर बेचारी चलती रहती है, ठीक है। अब थ्रू आउट द ईयर चल रही है तो यानी एग्जामिनेशन कौन सा कर रही होगी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रही होगी, ठीक है। जो इंटरनल वाली ऑडिट चलती है वो एक तरह से आपकी कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है, ठीक है। अब ये हम कहें कि थ्रू आउट द ईयर चल सकती है या फिर कुछ इंटरवल्स पे भी चल सकती है, यानी फोर्थनाइटली यानी डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। इसी को हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट जब आपकी होती है तो आपका ओवर द ईयर मतलब हर साल में मतलब जितने भी पीरियड की हो रही है, जैसे मंथली बेसिस की हो रही है तो हर मंथ के एंड में आपको पता चल जाएगा लास्ट मंथ में क्या खिचड़ी पकी है, क्या चीजें सही हुई है और क्या चीजें गलत हुई हैं, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट भी वो जनरेट करके देते हैं। फिर आते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल बेसिस पे जब आपकी ऑडिट होती है तो हम उसे पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं। अब ये कैसे होती है, इसको हम एनुअल ऑडिट भी बोलते हैं, फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं और कंप्लीट ऑडिट भी बोलते हैं, ठीक। ये आपके हम कहें एनुअली बेसिस पे एक तरह से होती है। ये फाइनल ऑडिट है, यानी एक पीरियड जब खत्म होगा तो उसके बाद की जो ऑडिट है वो पीरियोडिकल ऑडिट होगी, ठीक है। तो इट इज यूजुअली डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो हम अपनी पीरियोडिकल ऑडिट शुरू करते हैं, ठीक है। कब स्टार्ट होती है, जनरली जब आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके होते हैं उसके बाद ये ऑडिट का काम शुरू होता है, ठीक है। नाउ in case of such audit the auditor visits his client only once a year। periodical audit में यानी continuous audit में जैसे साल भर आपके साथ कनेक्टेड था वैसे नहीं रहता है। periodical audit में जैसे ही ईयर एंड होता है आपका ऑडिटर आपके पास आएगा, उस वक्त चेक करेगा, आपकी रिपोर्ट्स जनरेट करेगा और आपको देके चला जाएगा। तो यानी वंस अ ईयर आपसे आएगा, goes on checking the accounts until the audit work for the whole period of is done, ठीक है ना। तब तक वो आपसे कनेक्टेड है जब तक कि उसका ऑडिट का काम कंप्लीट नहीं हो गया। जनरली ये हम करते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट तो अपने पास रखते ही रखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट क्या है, एन ऑडिट इन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। इंटरिम इन बिटवीन द टर्म्स, ठीक है। तो यानी दो एनुअल ऑडिट के बीच में अगर हम ऑडिट करा रहे हैं तो उसे हम इंटरिम ऑडिट कहते हैं। मैम इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है जब हमें इंटरिम डिविडेंड्स डिक्लेयर करने होते हैं तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब तक के फाइनलाइज कराने होते हैं। मान लीजिए हमें हाफ ईयर में मतलब मिड ऑफ द ईयर हमें अपना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो तब तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी तब तक की फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है वो हमें डन करके उन्हें देनी पड़ती है, तब जाके हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो तब तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फाइनलाइज हो रहे हैं वो इंटरिम ऑडिट के अंतर्गत होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोसीजरल ऑडिट। अब प्रोसीजरल ऑडिट क्या होती है, प्रोसीजर से ही समझ में आ रहा है कि प्रोसीजर की ऑडिट हो रही है, यानी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ का जो काम हो रहा है, फाइनेंशियल काम जो हो रहा है वो किस प्रोसीजर को फॉलो करके किया जा रहा है, ठीक है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन हो रही है वो किस प्रोसीजर को फॉलो करके मेंटेन की जा रही है, क्या वो सही प्रोसीजर है, क्या वो गलत प्रोसीजर है, और सही है तो कहीं उसमें कुछ लूप होल्स तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो उस प्रोसीजर की ऑडिट करना ही प्रोसीजरल ऑडिट कहलाता है। अब प्रोसीजर की ऑडिट करने से होगा क्या, अगर प्रोसीजर सही है तो आप ऑब्वियसली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होके आएंगे उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर प्रोसीजर ही गलत फॉलो किया गया है तो ऑब्वियसली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होके आएंगे क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर ऑडिट इसीलिए होती है, इट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और द बैलेंस शीट, ठीक है। अब अगर हम कहें तो प्रोसीजर ऑडिट मैम अलग से होगी, नहीं, पूरी जब हम ऑडिट करते हैं तो हम उसी में भी उसी को अगर हम कहें प्रोसीजरल ऑडिट, पूरी जो होल ऑडिट हो रही है उसमें प्रोसीजरल ऑडिट जो है एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये सही होगा तो ये भी सही होगा, अब यहीं पे गड़बड़ी है तो ये कहां से सही होगा,
ठीक है। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं, हम चेक करते हैं कि प्रोसीजर ऑडिट करते हैं, यहां से चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज स्टैंडर्ड ऑडिट। अब स्टैंडर्ड ऑडिट क्या है? जनरली स्टैंडर्ड क्या कहा जाता है? एक स्पेसिमेन दिया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, चीजें दी हैं, उसके हिसाब से जब आपकी ऑडिट होती है तो उसको हम स्टैंडर्ड ऑडिट कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स हैं ये आपके क्वांटिटी पे भी हो सकते हैं, वेट भी हो सकता है, एक्सटेंट हो सकता है, ये वैल्यू ऑफ क्वालिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग जब आपकी ऑडिट हो रही है तो उसे हम स्टैंडर्ड ऑडिट कहेंगे। ओकेजनल ऑडिट, वंस इन अ वाइल, कभी कभी वाली। ओकेजनल मतलब यही होता है ना, कभी कभी वाली। ठीक है, तो ओकेजनल ऑडिट जब हम कभी कभी कराते हैं, जब हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो हम ये ऑडिट कराते हैं। ये जनरली वही लोग कराएंगे जिनको नॉन कंपल्सरी है, ऑडिट कराना कंपल्सरी नहीं है, तो अगर उन्हें करानी पड़ती है तो वो ओकेजनल ऑडिट करा लेते हैं। फिर आते हैं हम पार्शियल ऑडिट, आधी अधूरी ऑडिट। ठीक है, पार्शियल मतलब आधी किसी किसी चीज की ऑडिट। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने पार्शियल ऑडिट कराई। पार्शियल ऑडिट कैसे होगी? कैश की करा ली, हमने इन्वेंट्री की करा ली, ठीक है, तो वो पार्शियल ऑडिट हो गई। ठीक, जहां पे हमें लग रहा है कि मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा हैं तो उसके लिए हम पार्शियल ऑडिट करा लेते हैं। बट क्या ये एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा? नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करेगा ये काम, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो कंपनीज एक्ट में बोला गया है उतना काम करेगा, मतलब ज्यादा है। पार्शियल ऑडिट हम इंटरनल वाले से करा सकते हैं। ठीक है, इंटरनल वाला है, उसको बुलाया, हमने बोला हमें लग रहा है कैश में गबन हो रहा है, तो हम इंटरनल वाले से ये ऑडिट करा सकते हैं, पर हम एक्सटर्नल वाले से ये काम नहीं करा सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्टिंग आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, है ना। कॉस्टिंग आप करते ही क्यों थे? आप करते इसलिए थे, पूरी कॉस्ट आपने पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें जो गुड्स बन रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के बने, बट एट द मिनिमम प्राइस बने। ठीक है, उसके लिए हम कॉस्टिंग करते हैं। तो ऑडिट भी हम किस लिए कर रहे हैं? हम ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बना है वो अच्छी क्वालिटी का बना हो, प्लस एट द मिनिमम प्राइस बना हो। यानी हम ऑडिट में ये चेक करते हैं कि मिनिमम प्राइस पे था कि नहीं था, वेस्टेज ज्यादा तो नहीं थी, लेबर के चार्जेस ज्यादा तो नहीं थे। तो ये सारी जो ऑडिट होती है वो कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत आती है आपकी। ठीक है, फिर आते हैं हम मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है? जब हम ये चेक करते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो नॉर्म्स दिए गए हैं, यानी जिस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए था, जो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, साइनिंग अथॉरिटीज हैं, उनने प्रॉपरली साइन किया है कि नहीं। जब भी कोई बिल या कोई चीजें सैंक्शन हुई है तो उन लोगों के साइन हुए हैं कि नहीं। कोई भी चीज अगर हम कहें बड़ा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो उसे करने से पहले प्रॉपर मीटिंग हुई है कि नहीं, प्रॉपर है ना, साइनिंग अथॉरिटीज के सिग्नेचर है या नहीं है, तो उनको चेक करने के लिए हम करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। अगर आपका मैनेजमेंट ही गड़बड़ है तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। ऊपर में ही गड़बड़ है, कोर लोग हैं वही गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नीचे तो आपको गड़बड़ी मिलेगी ही मिलेगी। तो उन चीजों को चेक कराने के लिए हम क्या कराते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट कराते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। तो बैलेंस शीट ऑडिट क्या हुई? बैलेंस शीट ऑडिट जस्ट रिवर्स गियर में जाने वाली ऑडिट होती है, यानी हम उल्टा चलते हैं। हमारी जो बैलेंस शीट दिख रही है उस पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे, यानी वेरिफिकेशन करेंगे आपकी एसेट्स का, लायबिलिटीज का, रिजर्व्स प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, आपके कैश या बैंक में जो अमाउंट शो हो रहा है, स्पेशली कैश में जो शो हो रहा है, कैश इन हैंड है कि नहीं है, हर एक चीज। और उल्टे सीक्वेंस में जाते हैं। बैलेंस शीट हो गई, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, उसके बाद दूसरी चीजों पे जाएंगे। तो उल्टी जो ऑडिट हम शुरू करते हैं, यानी बैलेंस शीट से जो शुरू करके हम करते हैं एंड तक, ठीक है, वो वाली हमारी जो ऑडिट होगी वो बैलेंस शीट ऑडिट होगी। जब ऐसा हमें कोई डाउट हो जाए कि हमारे यहाँ गड़बड़ी हुई है, तो वो उल्टे प्रोसीजर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए, बट उल्टे प्रोसीजर, उल्टे हम कहेंगे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी बैलेंस शीट ऑडिट हो रही है। फिर आते हैं सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट यानी
क्या सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग का, एम्प्लॉय के वेज पेमेंट्स का, सैलरीज का, ठीक है, हर एक चीज का, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके रिकॉर्ड करने का, हर एक चीज का जो सिस्टम है उसको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय के लिए हम कह लीजिए सैलरी पे करते हैं तो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, दूसरे के लिए हम नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, उनका पीएफ में अकाउंट में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, इंश्योरेंस अगर हमने बोल रखा है तो इंश्योरेंस के लिए जाता है नहीं जाता है। तो हर एक चीज जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम एक्चुअली फॉलो हो रहा है कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं। उस चीज को चेक करने के लिए हम कराते हैं सिस्टम ऑडिट, ठीक है। तो ये इन डेप्थ एनालिसिस होता है जिसमें हम प्रोसीजर्स चेक करते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं, वो हर एक चीज हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ऑडिट की अगर हम बात करें तो इट इज केयरफुल, सिस्टमैटिक एंड इंटेलिजेंट एनालिसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम की हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि जो सिस्टम हम फॉलो करना मतलब प्रेजेंट किया है, सिर्फ दिखाया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आते हैं, अब ये करेंगे कैसे, तो पूरे सिस्टम को रिव्यू कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स में जो वीकर सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर जो वीकर सेक्शन दिख रहे हैं उनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करके उन्हें एडवाइस कर सकते हैं या फिर कहीं बताना है तो बता सकते हैं। फिर आते हैं कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट में साथ में पार्शियल ऑडिट क्यों लिखा है, कंप्लीट ऑडिट होती है यानी पूरी ऑडिट करना। अब ये पूरी ऑडिट क्या होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी है, आप हो होल्डिंग और कम से कम 50 आपकी सब्सिडरी है, ठीक है, तो यानी कंप्लीट ऑडिट कब होगी, जब आपकी प्लस 50 की ऑडिट एक साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है, कंसोलिडेटेड जो आप कहते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट ऑडिट। और पार्शियल कब होगी, पार्शियल यानी जब 50 की अपनी अपनी ऑडिट हो रही है, अलग अलग ऑडिट हो रही है तो वो पार्शियल ऑडिट हो रही है, बट जब एक साथ हो रही है, ठीक है, जब एक कंसोलिडेटेड बन रही है तो वो उसे हम कहेंगे कंप्लीट ऑडिट। तो अब एक जो ऑडिटर होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है वो चाहे तो जो सब्सिडरीज है उनकी पार्शियल ऑडिट रिपोर्ट ले सकता है, उसको अपने हिसाब से असेस करके उसमें जो डेटा दिया है उसको यूज कर सकता है, और नहीं सेटिस्फाइड नहीं है तो वो खुद भी वहां पे जो उसकी सब्सिडरी है कम है वहां पे वो विजिट करके वहां खुद से भी अपने ऑडिट स्टाफ के थ्रू अपनी ना ऑडिट प्रोसीजर कंडक्ट करा सकता है, ठीक है। बट अगर कुछ फ्रॉड निकलता है तो ऑब्वियसली ही विल बी लायबल, जो होल्डिंग वाला है वो लायबल होगा। फिर आते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट यानी अंदर की ऑडिट, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिट में ऑब्वियसली हम कहेंगे कि जो भी मैनेजमेंट एक तो अपॉइंट कर रहा है, तो जो भी काम हो रहा है वो मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है। तो अगर हमें कुछ गड़बड़ मिलती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मैनेजमेंट को बताएं कि ये गड़बड़ी चल रही है, इन चीजों को ऐसे ऐसे आपको सही करना है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल ऑडिट। फिर आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी आपको पता चल गया है कि एक्सटर्नल क्या होता है, जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर बाहर से अपॉइंट होता है, यानी इसे आप क्या करते हैं, आपकी एक मीटिंग में आपके शेयर होल्डर्स जब अपॉइंट करते हैं तो वो होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। वो फेयर, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है और हम उसने जो भी व्यूज दिए हैं उसको हम देख के उसी हिसाब से कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, निकालते हैं, जो भी है उसके हिसाब से हम चीजें डिसाइड करते हैं। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर। ये जितने भी कंपनीज एक्ट में नॉर्म्स दिए गए हैं उनको फॉलो करके ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट उसी अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्टेट्यूट उसको बाइंड करता है एक्सटर्नल को, इंटरनल को कोई बाइंड नहीं करता है। इंटरनल को मैनेजमेंट ने जो कहा है वो फॉलो करना है, यानी मैनेजमेंट उनको बाइंड करता है, मैनेजमेंट ने जो जो कहा है वो उसे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। फिर आते हैं कैश ऑडिट। कैश ऑडिट क्या होगी, जब हम कैश की ऑडिट करा रहे हैं, ये पार्शियल वाले में आती है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या करा है, कैश के ट्रांजैक्शंस जितने हो रहे हैं, जहां जहां हो रहे हैं,
हमने उसकी ऑडिट करा ली, क्योंकि हमें लगता था कि और तो बड़ा हमारा बिजनेस है नहीं, सिर्फ जो भी मैनिपुलेशन होने सिर्फ कैश में होने, उसके अलावा कहीं नहीं होने। तो हमने क्या करा ली, पार्शियल ऑडिट करा ली, यानी सिर्फ कैश की ऑडिट कराई। तो जब कैश की ऑडिट कराई तो हम कहेंगे कैश ऑडिट, और फिर अगर हमने इन्वेंट्री वगैरह की कराई तो हम उससे कह सकते हैं कि पार्शियल ऑडिट हम करा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट ये वो ऑडिट होती है जहां पे एक ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है ना, वो व्यूज देता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमन पब्लिक का इंटरेस्ट ध्यान में रख रही है कि नहीं रख रही है, जो भी डिसीजंस ले रही है वो कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से ले रही है या नहीं ले रही है, तो उसे हम कहेंगे हमारी प्रोप्राइटरी ऑडिट। फिर आते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। ठीक है ना, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर को ऑडिट कमेंस करने से पहले यानी शुरू करने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो करता है टू एग्जामिन द अपॉइंटमेंट। उसको जो अपॉइंट किया गया है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला है तो उसमें क्या क्या स्कोप, क्या क्या काम दिया है, क्या किस डेट पे उसका अपॉइंटमेंट है, क्या उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया गया है, वो हर एक चीज उसमें चेक कर लेता है। उसमें उसका स्कोप डिसाइडेड होता है कि उसे क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, उसे क्या क्या काम करने हैं ये चीज उसने डिसाइड की होती है। ठीक, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक अ पॉज। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। अगर हमें ऑडिट करनी है तो हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी। टू एग्जामिन द अपॉइंटमेंट, हम एग्जामिन करते हैं अपॉइंटमेंट, यानी हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, तो लेटर में हमारी अपॉइंटमेंट डेट, हमारा रेम्यूनरेशन जो डिसाइडेड है और हमारा स्कोप कि हमें काम क्या क्या करना है वो मेंशन होता है, तो हम उसे अच्छे से देख लेंगे। फिर आते हैं टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। तो अगर हम ये बात करें तो ये कंपनीज एक्ट, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के आपके सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 8 हम कहेंगे, उसमें मेंशन है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप ऑडिट करने जा रहे हो तो उससे पहले कोई ना कोई ऑडिटर अगर है तो हम उससे कम्युनिकेट करेंगे कि क्या था वहां पे ऑडिट करने में, उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर हम उसकी प्लेस ले रहे हैं तो उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ऑब्जेक्शन उस बंदे को तभी होगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ कुछ गड़बड़ किया होगा, और गड़बड़ किया है तो ऑब्वियसली वो आपको बता देगा। उसके जो ड्यूज हैं वो क्लियर हैं या नहीं है, तो ये हमारी इथिक्स बोलती है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की ये इथिक्स बोलती है, जिसमें आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होता है और उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका हम एक लेटर लेते हैं उनसे कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन इस चीज में नहीं है अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट ले लेते हैं तो। फिर आते हैं स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइन। हम अपना स्कोप देखते हैं कि क्या क्या स्कोप हमारा मेंशन किया गया है, यानी हमें क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, हमें क्या क्या काम करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो हमसे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करती है, वो चीज हमें देखनी पड़ती है। प्लस आपका स्कोप, अगर आप किसी स्टेटरी बॉडी की ऑडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस स्टेट्यूट ने आपका स्कोप मेंशन किया होगा कि क्या क्या चीजें आपको ऑडिट करनी है और किस तरीके से करनी है, तो वो चीज भी हम देखेंगे। अगर स्टेटरी बॉडी है तो ऑब्वियसली हमें जिस एक्ट के अंतर्गत आती है उस एक्ट में जो भी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं ऑडिट करने के लिए वो हमें पता होने चाहिए। फिर आते हैं टू स्टडी द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या काम करती है, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है। ठीक है, उसकी हमें थॉरो नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपना प्लान एंड प्रोसीजर डिसाइड कर पाए। तो हमें थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का काम है क्या एक्चुअली। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं तो क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं,
आपको क्या क्या काम करना है, किन किन चीजों की रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, उनको ऑडिट करानी है तो किस चीज की ऑडिट करानी है, मेन फोकस्ड एरिया कौन सा है, यानी आपको कैश कह सकते हैं, इन्वेंट्री की कह सकते हैं, मतलब वो ऑडिट करा किस लिए रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट हो रही है, किस चीज की ऑडिट हो रही है वो ऑब्जेक्टिव में मेंशन होगा कि आखिर वो ऑडिट करा किस पर्पस के लिए रहे हैं, उसी के हिसाब से आपकी रिपोर्ट्स जो भी जनरेट होनी है वो उस अकॉर्डिंग ही होगी। फिर आते हैं स्टडी ऑफ मेथड और मेंटेनिंग अकाउंट्स, ठीक है। ये मेथड प्रिस्क्राइब्ड होगा, स्टेट्यूट है तो स्टेट्यूट के अकॉर्डिंग होगा, वरना आपको मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब करके देगा कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो मेथड क्या है, ठीक है ना। जिस मेथड से प्रिपेयर हो रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चीजें आपको क्लियर होंगी तो ही ना आप उनको चेक कर पाओगे, तो यानी आपको मेथड क्लियर होना चाहिए किस अकॉर्डिंग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। फिर आते हैं ऑब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर किए जाते हैं, अगर उनकी लिस्ट होगी तभी आपको पता होगा कि हाँ इन बुक्स को भी हमें चेक करना है। प्लस इसके साथ एक और चीज होती है कि लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपके पास होनी चाहिए एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यानी उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप उसी बंदे से डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे कि इसमें ये चीजें हैं ये हमें क्लियर नहीं हो रही, जरा हमें क्लियर कर दीजिए, ठीक है। या आपको कुछ रिक्वायरमेंट है उस बुक से रिलेटेड, ठीक है, आपको उससे है ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप उस बंदे से कांटेक्ट करोगे, ना कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहोगे। तो यहाँ पे इसीलिए आप लिस्ट लेते हो कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। फिर आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आप चेक करते हो कि वैल्यूएशन का क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, मेथड्स क्या फॉलो कर रहे हैं, तो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप चेक कर लेते हो कि किस किस तरीके से काम हो रहा है, ताकि उस हिसाब से अपने आप प्लान्स एंड प्रोसीजर्स डिजाइन कर पाओ, वहां पे चेक आप कर पाओ, उसी से आपको डिसाइड कर लोगे कहीं ना कहीं कि कहाँ कहाँ वीकर सेक्शन आपको दिख रहा है, तो उन वीकर सेक्शन की आप क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है, किन एम्प्लॉइज को क्या क्या काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी डेलीगेशन किस तरीके से चल रहा है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा तभी आप सामने वाले से अप्रोच करके आप जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मांग सकते हो, वरना हर एक छोटी सी चीज के लिए आप मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते कि हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए। आप जो कंसर्न पर्सन है आप उससे जाके बात करिए, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगे और विद इन नो टाइम अवेलेबल होंगी, ठीक है। अगर मैनेजमेंट के थ्रू जाते हो तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि आपको जो भी चाहिए वो अवेलेबल कराए, बट वो एक लंबा रास्ता हो गया, मिलेगा तो तब भी आपको, क्योंकि आप एक ऑडिटर है, बट वो एक लंबा रास्ता हो जाता है आपके लिए। फिर नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज, जो भी ये मैंने बता दिया कि कैसे कैसे काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर आते हैं नेम एंड ऑफिसर्स दैट ऑथराइज द सिग्नेचर, अथॉरिटीज जो साइन करती हैं, यानी जब भी आपके पैसे सैंक्शन होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो रहे तो कौन है साइनिंग अथॉरिटी, किनके सिग्नेचर होने ही चाहिए, अगर उनके सिग्नेचर नहीं है फिर भी कोई एक्सपेंस सैंक्शन हो गया है तो कैसे हो गया है, अगर कोई बिल्स कैंसिल्ड है तो उसमें ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए जिनको राइट है कि हाँ ये चीज कैंसिल हो सकती है और उनने कैंसिल किया है, मेयर कार्ड देने से वो कैंसिलेशन नहीं माना जाता है, जो ऑथराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सब देखते हैं कि कौन ऑफिसर्स हैं, किन किन को क्या क्या अथॉरिटी है और उस हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है वो बाद में चेक करेंगे, पर ये चीज आपको पहले देखनी होगी कि कौन कौन से पर्सन है और उनको क्या क्या अथॉरिटीज मिली हुई है, कहाँ कहाँ पे उनके सिग्नेचर होने चाहिए। फिर एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक का सिस्टम क्या है, कौन कैसे काम होता है कि कौन किसका काम चेक हो जाता है ना, मतलब सेकेंड वाला पहले वाले का काम चेक कर ले रहा है तो वो इंटरनल चेक सिस्टम कहलाएगा, यानी एक का काम दूसरा कर रहा है तो वो पहले वाले का काम ऑटोमेटिकली चेक कर ले रहा है, तो उसी को हम इंटरनल चेक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि सारा काम एक ही बंदे को अलॉट किया गया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और अगर वीक है तो आपको अपनी ऑडिट थॉरोली करनी पड़ेगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसीजर डिसाइड करेंगे। प्रीवियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड बैलेंस शीट्स, ठीक है, पुराने जो अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, प्लस अगर पुरानी रिपोर्ट्स हैं
वो आपके हाथ लग जाती हैं या आप उन्हें ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा पिछले साल इन लोगों ने क्या क्या गड़बड़ी की थी, तो वहां से भी अगर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जिन एरियाज में पिछली बार ये वीक थे उस एरिया में इनने क्या किया है आगे वैसी की वैसी मिस्टेक्स आपको हैं या इन लोगों ने उन चीजों को करेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो पिछली बार के अगर रिपोर्ट्स वगैरह आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम हुआ था पिछली बार, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना काम डिजाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं टू ओपन अ परमानेंट फाइल। आप अपने यहाँ पे एक परमानेंट फाइल ओपन करते हैं। परमानेंट फाइल क्या होती है ये, इसमें आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम, उसकी सारी डिटेल्स, कौन कौन होल्डिंग है, कौन कौन सब्सिडरी है, कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस है, मतलब मोटा मोटी जितनी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगेगी ओवर द इयर्स लगेगी, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इन सबके बारे में पूछा जाता है, तो वो वाली चीजें आप इस परमानेंट फाइल में रिकॉर्ड करते हैं। कब रजिस्टर हुई है, किस एक्ट के अंतर्गत है, कहाँ पे इसके ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस। ठीक है, तो हर एक चीज, हर एक डिटेल जो मोटी डिटेल्स होती हैं, मेन डिटेल्स होती हैं, वो आप इस परमानेंट फाइल में मेंटेन करते हो। प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलते जाते हैं इनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो आप इसमें रखते जाते हो। ठीक है, फिर आते हैं टू कंसल्ट द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है ना, उनको आप कंसल्ट करोगे। आप देखोगे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने जनरेट कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, उनकी कॉपीज आप मांगोगे ताकि आप उससे क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सको। फिर आते हैं स्टडी ऑफ मैनेजरियल पॉलिसीज। मैनेजर की क्या पॉलिसी है, मैनेजमेंट किन पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उनने जो पॉलिसीज बनाई होंगी वही नीचे फॉलो हो रही होंगी, लोअर लेवल्स पे वही फॉलो हो रही होंगी, तो वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए पहले आपको क्या पॉलिसीज बनी थी उनको पहले चेक करना पड़ेगा। उनको आपने असेस कर लिया तब जाके आप नीचे चेकिंग के लिए जा सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अब इतनी सारी चीजें आपने कर ली, इतना सारी चीजें आपने इकट्ठी कर ली, तब आप अपना ऑडिट का जो प्रोग्राम है, आपका जो प्रोसीजर होने वाला है, आप उसे डिजाइन करते हो। ठीक है, फिर आप करते हो टू डिटरमाइन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, किस दिन से आप अपना काम शुरू करोगे, किस दिन से आपको अथॉरिटी मिली हुई है कि अपना काम शुरू करने के लिए। ठीक है, तो वो चीजें आप साइन करते हैं। ठीक है, फिर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, अपने जो एम्प्लॉय है, अपने जो है ना क्या कहते हैं असिस्टेंट है, उनको आप इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आप कैसे कैसे काम करोगे, किस किस तरीके से आप अपने काम करोगे। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ये एम्प्लॉय भी हो सकता है और एम्प्लॉयर भी हो सकता है। जैसे आप एम्प्लॉयर को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हमें ये चीजें चाहिए, आपने सब चीज देख ली, अब आपको कुछ और चाहिए, कुछ और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, कुछ और बिल्स चाहिए, कुछ और रजिस्ट्रेशन के पेपर्स चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करिए तो उसके पेपर्स चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा में आपको चाहिए वो आप एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कर सकते हो कि इन चीजों की भी हमें रिक्वायरमेंट है। प्लस आप इंस्ट्रक्शन किसे देते हो, अपने एम्प्लॉयज को देते हो, यानी अपने जो असिस्टेंट्स हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर आप इंस्ट्रक्शन देने के बाद डिविजन ऑफ वर्क करते हो, काम डिवाइड करते हो अपने ऑडिट का। ठीक है, बट आपने काम डिवाइड कर दिया तो क्या आपके असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कुछ गड़बड़ी होगी? नहीं, आपने काम डिवाइड कर दिया तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो। फिर आते हैं ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या है? ये एक बाउंड बुक है। ठीक है, जैसे बुक दिख रहा है वैसे एक बाउंडेड बुक होती है जिसमें हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें, नोट्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, एक लेक्चर मिल रहा है तो जो जो आपको की पॉइंट्स लगते जाते हैं आप नोट डाउन करते जाते हैं, वैसे ही एक ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो हर चीज तो उसकी मेमोरी में रहेगी नहीं, तो जो भी चीजें उसे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगी, हमें फ्यूचर में चेक करना है या कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, तो हर चीज उसको याद तो रहेगी नहीं, तो याद नहीं रहेगी तो हम क्या करें, हम उसे ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑडिट नोटबुक। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेजेस। ऑडिट नोटबुक की एडवांटेजेस क्या है? तो एक ये प्रूफ होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, अपने ऑडिट नोटबुक हम दिखा के है ना कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने ये काम किया था, ऐसे किया था, ये चीजें उस वक्त भी हमें गड़बड़ दिख रही थी। ठीक है, नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑडिट वर्क, हमें पूरा ऑडिट वर्क जो हम कर रहे हैं उसकी किया गया है उसकी नॉलेज आपने ऑडिट नोटबुक, जैसे
अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो रिवीजन के टाइम आपके नोट्स से आपको ओवरऑल पता चल जाता है कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है, क्या क्या रिवाइज करना है। तो वैसे ही एक ऑडिटर को भी पता चल जाता है कितना काम हुआ है और कितना अभी करना बाकी है, या किन किन चीजों को और हमें चेक करना है। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें याद तो रहेगा नहीं सारे मैटर, तो हमें उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑडिट नोटबुक का हेल्प लेना होता है। फिर है आपका ऑडिट वर्क कितना अच्छा हुआ है, वो आपके ऑडिट नोटबुक से पता चल जाएगा। जैसे कि आपने नोट्स कितने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, उससे आपको उससे टीचर असेस कर लेता है कि आपने कितना पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क आप असेस कर सकते हो ऑडिट नोटबुक से। फिर आते हैं, अगर आपने कोई चीज नोट डाउन कर ली है और उसके बाद वो उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो आपके पास एविडेंस है कि हाँ इस दिन ये डेटा हमें दिख रहा था। ठीक है, तो इस दिन ये डेटा दिख रहा था, ये फिगर्स दिख रहे थे, ना कि ये फिगर्स दिख रहे थे, क्योंकि आपके जाने के बाद हो सकता है वो फिर से मैनिपुलेशन कर दे, उनमें चेंजेस कर दे, तो आपके पास वो फिगर्स हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो उस दिन दिख रहे थे जिस दिन आपने उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया था। तो ये चीज हो सकती है, और जब आप ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर कर लोगे तो सामने वाले इन चेंजेस को करने में डरेगा। अब डिसएडवांटेज क्या होती है, क्योंकि खाली ऑडिट नोटबुक दिखा के आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पहुंच पाते हो, आपको उसके साथ कुछ एविडेंसेस दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो एविडेंस दिखाने पड़ते हैं उसी को आप आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहोगे। ठीक है, तो एविडेंस जो आप दिखा रहे हो वो ऑडिट नोटबुक के साथ आप कहेंगे कि एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है, खाली ऑडिट नोटबुक ही आपका बचाव नहीं कर पाएगी, आपको उसके साथ ऑडिट एविडेंस भी चाहिए होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फिर आते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। एक बुक अगर आपने सब बुक्स में नोट डाउन किया था वो गायब हो जाए, जैसे आपके नोट्स गायब हो जाते हैं, एग्जाम टाइम में कई लोगों के साथ हुआ होगा, है ना। तो अगर नोट्स गायब हो गए तो कुछ भी नहीं बचा है, तो इसीलिए सीक्रेसी नहीं मेंटेन रहती। अगर वो किसी के हाथ लग गए तो आप क्या सोच रहे हैं और उस हिसाब से क्या रिपोर्ट बनने वाली है वो आराम से कोई भी असेस करके बता सकता है। फिर आते हैं डिपेंडेंसी ऑफ ऑडिट स्टाफ ऑन ऑडिट क्लाइंट। अगर ये वाली चीज मतलब ऑडिट नोटबुक आपको प्रिपेयर करनी है, हर डेटा आपको चाहिए, तो वो आपको हेल्प किसकी चाहिए, क्लाइंट की चाहिए, क्लाइंट के स्टाफ की चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स देगा, तभी जाके आप ऑडिट नोटबुक में कुछ लिख पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो। अगर उसने नहीं जनरेट करके दिया, आपको नहीं दी वो बुक्स या नहीं दिया वो डॉक्यूमेंट, तो आप वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने बुक्स, अपने जो ऑडिट नोटबुक है उसमें नोट डाउन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, ऑडिट नोटबुक यानी एक बुक में आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपने पास रखते हैं या खुद प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, ये टोटली आपकी एसेट है। आप क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चाहें तो इसे किसी को प्रेजेंट करना चाहें तो प्रेजेंट करें, नहीं तो ये टोटली आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपसे आपका क्लाइंट ये नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर जब एक वर्किंग पेपर प्रिपेयर करता है, ठीक है, तो उससे वो सारे एविडेंस कलेक्ट करके अपने पास रख लेता है, जिसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट बनाने वाला है। क्योंकि रिपोर्ट बनेगी और उसमें किसी ने चैलेंज कर दिया कि ये चीज आपने गलत मेंशन करी है, ये चीज ऐसे नहीं थी, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रूव करने के लिए। तो जो प्रूव करने के लिए एविडेंस रखता है उन्हीं को हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ठीक है, तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, these working papers provided evidence that accounts were examined in accordance with the basic principles। ये एविडेंस देता है कि हमने जो प्रिंसिपल्स डिसाइडेड हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये सोली ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अब ये करते क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सपोर्ट्स ऑडिटर्स ओपिनियन,
ऑडिटर की ओपिनियन को सपोर्ट करता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हेल्प करता है। आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो एक बेस तो रखोगे ना, तो वो बेस ही क्या है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं। फिर ये आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट तो आप सबमिट कर दोगे, बट ये रिकॉर्ड्स आपके पास हमेशा रहेंगे ताकि ये आपको सेफ गार्ड कर पाए। जब कोर्ट ऑफ लॉ में आपको डिफेंड करना होगा अपने आप को, तो आप इन्हीं को प्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है। ये गाइड का काम करते हैं, क्योंकि जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आपने कलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से ही आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करने वाले होते हो, उसी के हिसाब से आप क्वालिफिकेशंस लगाते हो, ठीक है, ओपिनियन प्रेजेंट करते हो, ठीक है। आपका ऑडिट वर्क जो है, जो हो रहा है, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको काम को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आउटलाइन मिल गई है तो उस चीज से फिर आप क्या अपने डायग्राम्स कह लो या प्रोजेक्ट्स कह लो, उसको बनाने में काफी आसानी हो जाती है। तो वैसे ही इनको भी जब ऑडिट वर्किंग पेपर्स इनके सामने होते हैं तो उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करने में काफी आसानी होती है। फिर अपने आप का बहुत सॉलिड एविडेंस है मेरे पास कि मैंने काम ऐसे ऐसे किया था, ये सबूत हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एविडेंस है, इस तरीके की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में थी, ठीक है। इससे आप जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी एडवाइस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इट्स अ ब्रिज ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियली रिकॉर्ड हुआ है और जो ओरिजिनल सिचुएशन है उसके बीच का जो गैप है, ठीक है, उसका ब्रिज का काम करता है। यानी ऑडिट वर्किंग पेपर आपके पास है तो आप आराम से शो कर सकते हो कि ट्रांजैक्शन ये था, रिकॉर्ड ये हुआ है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो उसके लिए आपको जो बीच की चीज है, यानी जो डिफरेंस है, उसके लिए आपके पास ऑडिट वर्किंग पेपर एज अ प्रूफ का काम करते हैं। फिर आते हैं इजिली आप क्या कर सकते हो, काम को डिवाइड कर सकते हो अमंग योर स्टाफ, ठीक है। तो ये था आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स का सारा हम स्टोरी करेंगे। तो यहाँ पे वी एंड द सेशन हेयर ओनली। यहाँ पे आपकी ये क्लास यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑडिट कंप्लीट होती है। किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड स्टे ट्यून टिल योर एग्जाम्स, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिविजन सेशंस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।